हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो बच्चों, आज हम निकालते हैं इस मोशन का इमोशन। जी हाँ, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इस मोशन चैप्टर की पूरी जान बसती है। हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। और ये जो तिगड़म है ना, पूरी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये मिलके क्या खिचड़ी पकाती है, ये डिस्टेंस वगैरह से कैसे रिलेट करती है, वो सारी चीज़ें। फर्स्ट पार्ट आप सबने देख लिया होगा, और नहीं देखा हो तो जल्दी से जाइए फर्स्ट पार्ट देखकर। और चलिए शुरू करते हैं ऑन आवर चैनल। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड डू शेयर। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मोशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने बात की थी कि व्हाट इज मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, एंड हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने बात की थी वो था हमारा रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा स्टेशनरी लेना है, हमें कलवे से बात करनी है। भाई हमारा तो जो भी है फिजिक्स में वो कलवा ही आंसर देगा और तुझे सारे आंसर बताएगा, तुझे सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो बच्चों, आगे बात करते हैं आप स्पीड वगैरह की, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर। और आज जो बात करते हैं वो बात करेंगे सबसे पहले बच्चों स्पीड के बारे में कि ये स्पीड क्या है, ठीक है। बच्चों, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी कि अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट देखते वक्त जैसे ही बॉलर डिलीवरी डालता है, यानी कि बॉल डालता है, तो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में नीचे उसकी स्पीड लिखी आती है कि 135 किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर या 138, 140, 150, 139, 127, 90, 80 स्पिनर के लिए कम होती है। तो एक्चुअली में वो चीज़ वो क्या दिखाना चाहता है, वो ये बोलते हैं कि दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल की स्पीड। यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ ऑब्जर्व की है। जब हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं, बहुत तेज बाइक वाला निकल के जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो यार देखो R15 पे जा रहा है, कितनी तेज स्पीड में गया। और अगर हमारे बाजू से कोई मारुति 800 जाती है बहुत स्लो, तो हम कहते हैं यार देखो कितने स्लो स्पीड में जा रहा है। तो इसका मतलब स्पीड हमारे लिए एक चीज होती है, गति, मतलब कि हम ये बोलते हैं कि कौन कितना तेज चल रहा है, ठीक है। ये तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज होगी। कौन कितना ज्यादा तेज चल रहा है तो उतनी ज्यादा स्पीड, अगर कोई धीरे चल रहा है तो उतना ज्यादा कम स्पीड। इसका मतलब हम ये बोले कहीं ना कहीं ये हमारी चलने की रफ्तार पे निर्भर करता है कि हमारी स्पीड कितनी होगी। ये तो हमारी कॉमन लैंग्वेज की बात हुई। लेकिन बच्चों, जो फिजिक्स डिफाइन करती है, फिजिक्स जो बोलती है, फिजिक्स ये बोलती है कि स्पीड इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस traveled by distance traveled by the object distance traveled by the object in unit time, unit time। सही बात है, बोलना तो ये भी वही जा रहा है। यानी कि कोई भी चीज एक गिवन टाइम में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंसिडर कर लिया कि ये कोई एक जो है ये कार वाला है, इसके पास एम्बेसडर है, ठीक है बच्चों। ये एम्बेसडर कार वाला है, ये एम्बेसडर वाला जा रहा है, एम्बेसडर वाला जा रहा है, मान लो ये जा रहा है। अभी मान लो, चलो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये एक सेकंड में ये कवर करता है 15 मीटर। ये 15 मीटर एक सेकंड में, मान लीजिए अगर हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करेंगे तो ये मान लेते हैं कि हम ये एक सेकंड में यहाँ पर आ जाता है, ये है 15 मीटर और ये है 0 मीटर। यानी कि ये 0 से 15 मीटर चला जाता है सिर्फ एक सेकंड में, यानी कि ऐसा क्या, शून्य, ठीक है। अभी फिर हमने मान लिया कि एक दूध वाले भैया साइकिल पे जो दूध बेचने जाते हैं, वो एक साइकिल पे बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये साइकिल वाले भैया है और ये साइकिल वाले भैया जो है वो क्या करते हैं, मान लो, ठीक है। ये जो साइकिल वाले भैया है वो क्या करते हैं, वो भी यही वो आराम से जा रहे हैं और यहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं टिका के, ये पेंडल मार रहे हैं और दोनों हाथों से इन्होंने ये पकड़ा हुआ है। तो बच्चों, ये साइकिल वाले भैया हैं। अब साइकिल वाले भैया भी, अगर हमने साइकिल वाले भैया को देखा तो वो एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर चल पाते हैं, या फिर मान लो कि 3 मीटर चल पाते हैं। साइकिल वाले भैया चलते हैं एक सेकंड में 3 मीटर, और ऐसे मतलब बहुत धीरे धीरे गए, और ये एकदम से 15 मीटर एक सेकंड में। तो इसका मतलब फिजिक्स जो बोलता है, फिजिक्स ये बोलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है उससे हम डिफाइन करते हैं स्पीड को, ठीक है। या फिर इसी डेफिनेशन को हम ये बोल सकते हैं, और इट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, कि कितने पोजीशन में रेट चेंज क्या होता है। मतलब कि रेट चेंज का मतलब समझो
कि मान लो इसकी पोजीशन ये पहले यहाँ पे था x इक्वल टू 0 मीटर पे, फिर ये पहुंच गया 15 मीटर पे। इसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, 0 से 15 जाने में चेंज कितना हुआ, यानी कि चेंज इन पोजीशन कितना आ गया, चेंज इन पोजीशन इज 15 मीटर। ठीक है, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज योर वेलोसिटी योर स्पीड। ठीक है, अब देखो कैसे बात करते हैं, यानी कि इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली 0 से 15, यानी कि चेंज इन पोजीशन कितना आ गया 15 मीटर, और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, 1 सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसकी स्पीड बताइए कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गई इसकी स्पीड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर साइकिल वाले हमारे दूध वाले भैया हैं, अगर इनकी बात करें तो ये मान लीजिए 0 मीटर से स्टार्ट हुए और 3 मीटर पे चले गए 1 सेकंड में, तो इनका रेट ऑफ चेंज, इनका पोजीशन में चेंज कितना आया, पोजीशन में इनका चेंज कितना है, 0 से 3 गए तो चेंज कितना है, चेंज आ गया 3 का 1 सेकंड में, यानी कि इनकी स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यानी कि कितने कम टाइम में जितना ज्यादा पोजीशन में चेंज होगा उस चीज की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बोलो बोलो बोलो, अब तो बोल ही दोगे भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एम्बेसडर वाले भैया इनकी स्पीड ज्यादा और ये जो साइकिल वाले भैया इनकी स्पीड कम। तो बच्चों ये स्पीड समझ में आई क्या, अरे आगे क्या बोलो, चलो ठीक है, आनी चाहिए। अब बच्चों यूजुअली तुम्हें कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सी चीज बता देता हूँ, आज ध्यान से देखना। जो स्पीड होती है, स्पीड के 2 टाइप होते हैं। ये जो स्पीड है इसको 2 टाइप से मेजर किया जाता है। एक होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी बता देंगे कि क्या होती है। और दूसरी बच्चों होती है एवरेज स्पीड। एवरेज का नाम सबने सुना है, एवरेज का जिक्र एनसीईआरटी करती है। ठीक है बच्चों, एक होती है एवरेज स्पीड। अब बच्चों बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है। बच्चों ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यानी कि जिस टाइम पे हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो होती है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि हमारा कलवा नई बाइक खरीद के लाया, गोस्ट राइडर वाली। ठीक है बच्चों, ये गोस्ट राइडर वाली एक बाइक है, बाइक बना देते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक गोस्ट राइडर वाली बाइक, और इस बाइक पे जो है हमारे कलवा भैया, ये हमारे कलवा भैया जो हैं, ये हमारे कलवा भैया जो है वो विराजमान है। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, बाद में एग्जॉस्ट, और ये इतनी स्पीड में जा रहे हैं बच्चों कि इनके सर पे थोड़े से बाल हवा में पीछे उड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में जा रहे हैं हमारे कलवा भैया, खतरनाक स्पीड। हमने कलवा भैया, जो ये हमारे कलवा भैया हैं, हमने इन कलवा भैया को टास्क दिया। ये जो हमारे कलवा भैया थे, ये हमेशा हम जमीन पे खड़ा करते हैं, इनको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, लेकिन आज हमने कलवा भैया को एक टास्क दिया। हमने बोला कि आपको क्या करना है, आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर, और दिल्ली से जयपुर जाने का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 300 किलोमीटर है रोड डिस्टेंस। और हमने उन्हें टास्क दिया कि आपको ये जो 300 किलोमीटर है ये 2 घंटे में पूरा कवर करना है, यानी कि 2 घंटे में आपको 300 किलोमीटर पहुंच जाना है। अब भैया कलवा भैया जो है चल दिए फुल स्पीड में। तो मान लीजिए एक जगह ऐसी आई जहां पे रोड बिल्कुल खाली था, रोड जो है बिल्कुल खाली था, और रोड अगर खाली था तो इन्होंने स्पीड पहुंचा दी 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, जोश में कलवा भैया, जैसे उन्होंने स्पीडोमीटर में देखा, स्पीडोमीटर तो भैया बाइक में स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीड वगैरह बताने के लिए कि अभी कितनी स्पीड है। ऐसे पुरानी जो बाइक्स होती थी उनमें सुई होती थी, आजकल वो डिजिटल आने लग गया, जैसे पेट्रोल पंप में रीडिंग चलती है तो स्पीडोमीटर में भी रीडिंग चलती है आजकल की कितनी स्पीड है। तो स्पीडोमीटर में कलवा भैया ने रीडिंग देखी 150 किलोमीटर पर आवर और बोला वाह मैं कितनी तेजी से जा रहा हूँ, यानी कि स्पीडोमीटर की जो रीडिंग थी वो 150 किलोमीटर पर आवर थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, आगे जाके देखा कि थोड़ी रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट है, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगा के उनकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। उन्हें थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा, ठीक है, रेड लाइट पे 0 किलोमीटर पर आवर। और ये रीडिंग किसने दिखाई बताओ, स्पीडोमीटर ने। स्पीडोमीटर में कितनी रीडिंग आ गई, 0। फिर रेड लाइट हटी, जैसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो कलवा भैया कितनी स्पीड पे चल पाए। रोड पे थोड़ा भीड़ थी, रोड पे भीड़ थी,
तो कलवा भैया जो थे, कलवा भैया थोड़ी कम स्पीड से चल पाए, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से चल पाए। अब रोड खाली नहीं थी और स्पीडोमीटर में रीडिंग आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने देखा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है चेंज हो रही थी। यानी कि एक वक्त ऐसा आया कलवा भैया की लाइफ में कि उनकी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। एक वक्त ऐसा आया जब वो खड़े थे और उनकी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर। और एक वक्त ऐसा आया जब उनकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भैया कलवा भैया जो हमारे हैं वो बिल्कुल वायदे के बिल्कुल पक्के हैं, वो अपने प्रोमिस पे बिल्कुल टिके रहते हैं। और वो 2 घंटे में फिर भी जैसे तैसे करके 300 किलोमीटर उन्होंने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो 2 आवर्स में 300 किलोमीटर फिर भी कवर कर लिया। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, उन्होंने 2 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर लिया ओवरऑल अगर हम बात करें, हम ये बोल सकते हैं कि कलवा भैया ने 2 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर लिया। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि वो पहले घंटे में कितना चले होंगे, पहले घंटे में भी 150 किलोमीटर चले और दूसरे घंटे में भी फिर 150 किलोमीटर चले। तो टोटल दोनों घंटों में मिला के 2 आवर्स में उन्होंने 300 डिस्टेंस जो है वो कवर कर दिया। तो जब हम किसी भी ओवरऑल की बात करते हैं, ओवरऑल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, इसका मतलब कलवा भैया की एवरेज स्पीड रही होगी 150 किलोमीटर पर आवर और इसीलिए वो 2 घंटे में 300 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एवरेज। लेकिन जो रीडिंग स्पीडोमीटर में आ रही थी, स्पीडोमीटर ये बोलता है कि भाई तेरी स्पीड जिस वक्त जो होगी मैं वही बताऊंगा, मैं ओवरऑल स्पीड से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कलवा भैया ने जब बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे रीडिंग देखी थी, जब रोड खाली था, तो उनको मिली थी 150 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है वो कौन सी है, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस समय पे उनकी स्पीड कितनी थी, 150 किलोमीटर पर आवर। और कहीं पे उनकी स्पीड 0 भी आई तो वो उस इंस्टेंट की स्पीड थी, उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड थी जो स्पीडोमीटर में रीडिंग आई। तो ये जब वो रेड लाइट पे खड़े थे उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, जब वो भीड़ में चल रहे थे तो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहीं पे ज्यादा हो रही है धीरे धीरे, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे एक्सेलरेट किया होगा, कहीं पे डीएक्सेलरेट किया होगा, यानी कि ब्रेक लगाए होंगे, कहीं पे स्पीड इंक्रीज करी होगी, ऐसे स्पीड इंक्रीज करी होगी तो एक्सेलरेट किया होगा, वेलोसिटी बढ़ाई होगी। तो ये सारी चीजें, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड थी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो स्पीडोमीटर में हमें दिखती है। और ओवरऑल अगर कलवा भैया ने 2 घंटे में 300 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, यानी कि हम बोलेंगे कि उन्होंने ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 150 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी कि 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 1 घंटे में 150 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो गई, 150 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एवरेज स्पीड। अब लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉर्मूला रटने लग जाते हैं, एवरेज स्पीड, आंखें बंद करके छतों पे दौड़ लगा लगा के आंखें बंद करके जोर से हिल रहे हैं, जोर से हिलते हिलते बैठे बैठे कॉपी बंद कर करके आंखें बंद करके रट्टा लगा रहे हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई तू एक बात बता, तू रट क्यों रहा है, रटना तो है ही नहीं, समझना है, और समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में समझ, क्योंकि फिजिक्स को जब समझोगे तभी आएगा, वरना हमेशा दिमाग में डाउट ऐसे ही रहेगा। तो यहां से हमने फॉर्मूला खुद ड्राइव कर लिया और हमने फॉर्मूला क्या बना दिया कि स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। और अब मेरे हिसाब से फॉर्मूला समझ में भी आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो दिस इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला नहीं बचा, आपने सब समझ लिया और आपको सब क्लियर हो गया। अरे बोलो 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 बोलो, समझ में आया क्या, बिल्कुल। चलो बच्चों ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यही जो स्पीड है, अगर इस स्पीड को, ये जो स्पीड है, अगर इस स्पीड को डायरेक्शन पकड़ा दी जाए, स्पीड को अगर डायरेक्शन पकड़ा दी जाए, तो डायरेक्शन जैसे ही स्पीड के पास आएगी तो स्पीड के पास अब 2 चीजें हो गई, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी हो गई उसके पास। स्पीड जो थी, मैग्नीट्यूड तो पहले से ही था, मान लो 150 किलोमीटर पर आवर, अभी जो कलवा भैया चल के आ रहे थे, उसके बाद डायरेक्शन भी आ गई। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आती है, तो हमने बात की थी वो चीज क्या बन जाती है, वेक्टर। वो चीज क्या बन जाती है, वेक्टर। यानी कि अब ये स्पीड नहीं रही, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और जिसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या, अरे आया क्या, यानी कि अगर स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीट्यूड था, इसके साथ डायरेक्शन लगा दी हमने, ये बोल दिया कि कलवा भैया 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए टुवर्ड्स, डायरेक्शन की हम बात कर देते हैं टुवर्ड्स ईस्ट,
तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन बता दी कि वो पूर्व की ओर जा रहे हैं, यानी कि ईस्ट की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे हमने स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा दी, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दी, तो ये क्या बन जाएगी बोलो, ये बन जाएगी वेलोसिटी। अरे बोलो, देखो भैया कलवा भैया सब सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, मैं कुछ नहीं सिखा रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब कलवा भैया बता रहे हैं, अपने से कोई मतलब नहीं है, अपने तो कलवा भैया से पूछ रहे हैं, कलवा भैया सारे सही सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी ने लिखा है साफ साफ कि वेलोसिटी, ध्यान से समझना बच्चों, दिस वेलोसिटी के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखा, वेलोसिटी को क्या बता रहा है एनसीईआरटी, स्पीड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है, बट ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि अगर वो डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड के साथ डायरेक्शन चिपका दी एनसीईआरटी ने और नाम दे दिया वेलोसिटी। अरे बोलो समझ में आया क्या? वेलोसिटी इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि जैसे ही स्पीड के साथ डायरेक्शन चिपका दी, स्पीड को और डायरेक्शन को जैसे ही मिला दिया, तो बताओ क्या बन गया वो स्पीड नहीं रहती, वो स्पीड वेलोसिटी बन जाती है। अरे ठीक है, चलो, तो जैसे बच्चों हमने स्पीड की बात की, उसी तरीके से डायरेक्शन भी, वेलोसिटी भी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे कि हमने स्पीड के बारे में बात की थी, सिमिलरली वैसे ही होगा। तो मान लीजिए पहले हमने बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस का मतलब फिर से वही जो स्पीड वाले में पढ़ा था, और स्पीड वाले में क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि जिस टाइम पे हम देख रहे थे उस वक्त कितनी वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने स्पीड के केस में देखा था, कहीं पे 150 था, कहीं पे 0 था, कहीं पे 40 था, तो उस इंस्टेंट पे जितना स्पीड था वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, और किसी भी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। अरे ठीक है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बच्चों। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सिमिलरली जैसे हमने बात की थी स्पीड के केस में, वहाँ पे हमने एवरेज स्पीड को डिफाइन किया था, सिमिलरली हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता, फिर भी स्पीड वाले तरीके से, जैसे उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आया था, तो यहाँ पे आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और हम अब प्रूव करेंगे, ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बच्चों, विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइजेशन के बिना नहीं समझी जा सकती, क्योंकि फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है, फिजिक्स तभी समझ में आएगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि ये बच्चों ये कल्ली है। ठीक है बच्चों, ये कल्ली है और ये जा रही है, ये कल्ली जो है ये कलवा की बहन है कल्ली, और ये कल्ली जा रही है आगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड इन ईस्ट। ठीक है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रही है, आगे चलती जा रही है। तो बच्चों जब हम इसे मान लीजिए ये मीटर पर सेकंड से चल रही है, जब ये 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स अगर हम इसको देखेंगे तो भी इसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी कि अभी भी इसकी स्पीड वही है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जा रही है, बड़ी सीधी सी है, ना इधर देखती है ना उधर देखती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है,
सॉरी सिर्फ आगे आगे देखती है, पीछे भी नहीं देखती, आगे देखती है, यानी कि सीधे अपने रास्ते पे ध्यान रखती है। बिल्कुल इसका लक्ष्य इसके सामने बिल्कुल क्लियर है, इसे पता है कि मैं इस रास्ते से सीधी चलूंगी तो मेडिकल कॉलेज या फिर IIT कॉलेज में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो कल्ली चले जा रही है। अब बच्चों अगर 10 सेकंड बाद भी वेलोसिटी देखेंगे तो भी 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है, यानी कि किसी भी वक्त इसकी पूरी जर्नी में किसी भी वक्त यानी कि किसी भी टाइम पर अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, वो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट ही होगी, क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब बच्चों इसकी एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। मान लेते हैं t = 0 पर वो यहाँ थे और t = 10 पे हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है और टाइम कितने सेकंड तक चली, 10 सेकंड्स तक स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 10 × 5 दैट विल बी 50 मीटर। और अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 50 मीटर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था 10 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10, यानी कि अगेन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ये एक एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आपको ये समझाना था कि अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और अगर स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड हमेशा इक्वल होती है। ये बच्चों तो कोई पूछे क्या कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों हमेशा सेम होगी। चलो बच्चों, अब एनसीईआरटी ने चुपके से एक लाइन और लिख दी वहां पर, एनसीईआरटी ने चुपके से एक लाइन और लिख दी वहां पर कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट ना होकर ये एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी कि यहां पर इसने एक्सेलरेशन लगा दिया, इन एक्सेलरेटेड मोशन, और वो भी किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। बच्चों आपके सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड में, जहां पे आप कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करोगे वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने में। तो अभी हमें क्या करनी है, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तभी हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ध्यान रखना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन कौन सी बला का नाम है। अभी तक तो हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, तो ये एक्सेलरेशन क्या काम है, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। तो बच्चों ध्यान देना, ध्यान से समझना, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप कंसेप्ट से सोचना है, डेफिनेशन वगैरह जितनी भी है आप दिमाग में रख सकते हो, नो डाउट पूछी जाती हैं और आप लिख भी सकते हो, लेकिन हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान देना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए और दिमाग में तस्वीर क्लियर रहनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, इमेज क्लियर बननी चाहिए कि हाँ एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालनी है, एवरेज स्पीड ऐसे निकालनी है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन जो है ये वो एजेंसी है, ये वो एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, एक्सेलरेशन ऐसी एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो वेलोसिटी डालती है, या तो वेलोसिटी डालती है यानी कि घुसेड़ती है, डालती है, या निकालती है। कैसे बच्चों, अभी बता देता हूं। ठीक है बच्चों, अभी बता देते हैं। देखो, यानी कि एक्सेलरेशन वो एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो वेलोसिटी डालेगी या निकालेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉल है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक व्हीकल है, या फिर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो किस पर है, रेस्ट पर है, यानी कि अभी वो मूव नहीं कर रहा, वो सिंपली खड़ा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन लगा दिया इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, दिस इज एक्सेलरेशन। यानी कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हर सेकंड यानी कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे v = 0 थी, एक्सेलरेशन हमने लगा दिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद, अगर हम 1 सेकंड बाद देखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड बाद, ये सेकंड है तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन लगाते हैं, मान लीजिए हमने लगाया है 4 सेकंड्स, अगर हमने 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन लगाया है तो वो 4 सेकंड में वेलोसिटी को 0 से 8 कर देगा। समझे बच्चों? और जब कभी भी एक्सेलरेशन की वजह से इफ एक्सेलरेशन इंक्रीज द वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को फेवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज की और बात कर लेते हैं बच्चों। मान लो कि ये जो है दूसरा केस कंसीडर करते हैं, केस 2, और केस 2 में ये कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये ऑलरेडी 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था और इस बार हमने क्या किया? एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया और सेम लगा दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम लगा दिया 4 सेकंड के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब समझने वाली बात यह है कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो हमेशा ये वेलोसिटी को निकालने का काम करेगा। पिछले केस में क्या था? एक्सेलरेशन वेलोसिटी घुसेड़ रहा था, वेलोसिटी को फेवर कर रहा था, लेकिन इस वक्त ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अगेंस्ट है, यानी कि अब ये वेलोसिटी को निकालना शुरू करेगा। तो फॉर एग्जांपल टाइम इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि 2 से कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बचेगी 6 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड बाद यानी कि 2 सेकंड बाद ये बचेगी 4 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड बाद ये बचेगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड, और 4 सेकंड्स बाद ये हो जाएगी 0, यानी कि हर सेकंड -2 वेलोसिटी में हो रहा है, यानी कि -2 से वेलोसिटी कम हो रही है। अरे बोलो, समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन का काम क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी कम करे, जब कभी एक्सेलरेशन लगाने पर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वो हो जाता है हमारा डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी हमारी जो है वो कम हो रही है। इस एग्जांपल में जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को निकालने का काम कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी को खींच के बाहर निकाल रहा है। अब बच्चों, अब मान लेते हैं, अब वापस से हम आ जाते हैं अपने, चलो अब मैं तुम्हें एक्सेलरेशन भी बता देता हूँ एक्चुअल में। चलो एक बार एक्सेलरेशन की थोड़ी और बात कर लेते हैं बच्चों। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हमने अभी पढ़ लिया, समझ लिया कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन कर क्या रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कैसे कर रहा है, डिक्रीज क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन का मायना क्या है, यानी कि उसकी मीनिंग क्या है, उसका एक्सेलरेशन का जो काम क्या है, ये सारी हमने चीज़ पढ़ ली। अब चलो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। तो हम हमेशा कंसेप्ट के बाद फॉर्मूले पे क्यों आ रहे हैं? ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए और आंख बंद करके आपको वो फॉर्मूला रटना ना पड़े। अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो, फिजिक्स चमक रही है क्या? ठीक है, कलवा भैया सब बता देंगे आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको बोला जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया, कितने टाइम में आया, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में चेंज इन वेलोसिटी कैसे?
चेंज इन वेलोसिटी कैसे, v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पता करते हैं। देखो फर्स्ट वाले केस में बच्चों, जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में हम 0 से 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे गए थे, 0 से 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम था हमारा 4 सेकंड। तो बताओ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा। उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो बताओ, हमारी फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी u, तो 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी किस में आया, आंसर आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब अगर हम केस 2 की बात करें, जो हमने केस 2 पढ़ा, और केस 2 में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी हमारी हो जा रही थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमने ली थी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा u 8 मीटर पर सेकेंड है, और v हमारी फाइनल थी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले केस में अगर बच्चों हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये मोशन हमारा कैसा था, डीएक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो आया था नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी। अरे बोलो 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 बोलो, एक्सेलरेशन की तस्वीर क्लियर हुई क्या, बोलो सारे, बोलो एक साथ बोलो, यस, बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और भाई समझ नहीं आ रहा तो उठ के मुंह धो ले। अगर नींद आ रही है ना तो आधे घंटे का लेक्चर हो गया, 10-1 मिनट का और बचा है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है, इतना ही समझेंगे आज। तो बच्चे एक बात देख, अगर तू कोई चीज बिना फॉर्मूले के कर पा रहा है, बेसिक एप्लीकेशन अपना दिमाग लगा के कर पा रहा है, तो तुझे फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत ही क्या है। फॉर्मूला रह ही नहीं गया, कहीं पे फॉर्मूला होता ही नहीं है। फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं होता, वो कंसेप्ट होता है, बस बात होती है उसको समझने की, ठीक है। और जहां जिस हद तक तेरे को चमक रहा है, जिस हद तक तेरे को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ जाते हैं एक बार एवरेज वेलोसिटी पर, ठीक है बच्चों। अब जो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी हमने समझी। एवरेज वेलोसिटी वैसे हमने बात कर ली एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी ने लिखा कि एक्सेलरेटेड मोशन में चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो डी एक्सेलरेशन हो, बस एक्सेलरेशन होना चाहिए। और वो भी कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे आया, चलो अभी बता देते हैं कैसे आया, क्योंकि हमें फॉर्मूला रखना ही नहीं है, हमें कंसेप्ट बताना है। इसका प्रूफ मैं अभी आपको समझा देता हूँ। बच्चों मान लो कि हमने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो बॉल थी, ये बॉल जो है इसको हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब भाई हमारी ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे इसकी वैल्यू होती है 9.8, लेकिन फिर भी हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे लग रहा है। अब बताओ बच्चों, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वेलोसिटी घुसेड़ेगा कि निकालेगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ये वेलोसिटी निकालेगा, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये 1 सेकंड में 10 से वेलोसिटी कम कर देगा। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर जा रही थी तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ने सारी वेलोसिटी निकाल दी। और अगर वेलोसिटी 0 यानी कि हवा में रुक गई और अब ये नीचे गिरना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और इस बार एक्सेलरेशन इसको नीचे गिराना शुरू करेगा, यानी कि जो वेलोसिटी 0 हुई ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट। अरे बोलो चमक रहा है क्या? ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 और फिर वो गिरना स्टार्ट होगी। गिरना क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रहा है, और इस बार ये वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और वापस से 1 सेकंड बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की साइड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बच्चों अगर हम इस वाले केस में वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करें तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, और यानी कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, यानी कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ वेलोसिटी को नेगेटिव लेते तो आपको यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ता, ऑपोजिट लेना पड़ेगा। एक साइड को आपको पॉजिटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक साइड को आपको नेगेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है।
तो इतना कुछ होने के बाद अब हम चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। वी कितना है -10 प्लस यू कितना है +10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0/2 एंड 0/2 समथिंग इज 0, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अरे अहिला, ये तो जादू हो गया। अब कैसे जादू हो गया देखो, अब समझते हैं। दूसरा फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी है ना। हमारे पास तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे बोलो, ये भी है क्या? चलो लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझना, जब भी हम किसी चीज को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो जब वो वापस लौट के आती है उसी पॉइंट पे, यानी कि कुछ ऐसा मानो कि ये जो बॉल थी ये ऐसे ऊपर गई और यहाँ से लौट के वापस आ गई, तो जब ये सेम पॉइंट पे आ जाती है तो इसकी वेलोसिटी सेम होती है। तो यानी कि अगर इसकी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऊपर थी इस वक्त यहाँ पे, तो वापस लौटते वक्त इसकी वेलोसिटी यहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे करके बना दिया, लेकिन बॉल तो ऐसे इसी पाथ पे वापस आई होगी, यानी कि ऐसे सीधी ऊपर गई सीधी वापस आई, यानी कि यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, चमका क्या? यानी कि कोई भी फॉर्मूला लगा दो, एक्सेलरेशन हो तब भी कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर हमेशा सेम आने वाला है। चाहे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगा दो या फिर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 लगा दो, आंसर हमेशा हमारा सेम ही होना वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। एंड नाउ हम बात करेंगे अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ग्राफ्स ऑफ मोशन, और हम ग्राफ से अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल डेरिवेशन और ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं। आपके सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही ग्राफ है, एक एसटी ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड एक है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और बच्चों ग्राफ्स भी बहुत ईजी है, मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट डोंट वरी, वी विल डू इट इन अ वेरी बेटर वे। So thank you for watching. Please keep studying and do share and like the video if you loved it. Thank you very much.